दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और जिसके चारों ओर सिर्फ तबाही और लाशों का ढेर लगा है। सोचिए, अगर उसे अपनी जिंदगी दोबारा जीने का एक मौका मिल जाए तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक योद्धा रोनन की, जिसकी कहानी मौत के बाद एक नई शुरुआत करती है। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। कहानी की शुरुआत एक युद्ध भूमि से होती है, जहां एक आदमी अपनी तलवार का सहारा लेकर खड़ा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि वहां मौजूद हर व्यक्ति मारा जा चुका था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने सामने देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि सामने उसका दुश्मन खड़ा था। वह दुश्मन एक विशालकाय दैत्य था, जिसका नाम याहूदी था। यह दैत्य 20 दिन पहले दो अन्य दैत्यों के साथ साम्राज्य पर हमला करने आया था। इन तीनों ने बिना किसी कारण पूरी दुनिया में तबाही और अराजकता फैला दी थी। उस आदमी ने दैत्य से पूछा, साम्राज्य का आधा हिस्सा नष्ट करने के बाद भी तुम अब तक जिंदा कैसे हो? याहूदी मुस्कुराकर बोला, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो। उसने बताया कि बाकी दोनों दैत्य भी उसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि एक दैत्य को लाल ड्रैगन ने जिंदा जला दिया था, जबकि दूसरे दैत्य को लॉरी हॉर्न नाम के एक व्यक्ति ने हमेशा के लिए सील कर दिया था। याहूदी ने कहा, ज्यादा गर्व मत करो, भले ही मेरे साथी हार गए हों, लेकिन उन्होंने उन सभी लोगों को भी मार डाला जिन्होंने उन्हें हराया था। अब इस दुनिया में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं बचा जो हमें चुनौती दे सके। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं अभी भी पूरी तरह स्वस्थ और लड़ने के लिए तैयार हूं। दैत्य हंस पड़ा और बोला, खुद को धोखा मत दो। मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वह इस बात से बेहद खुश था कि उसका दुश्मन जल्द ही मरने वाला है। उसने कहा, अगर तुमने समय रहते अपनी असली प्रतिभा पहचान ली होती और उस पर मेहनत की होती, तो तुम हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकते थे। उस आदमी ने शांत स्वर में कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मुझे यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। याहूदी ने कहा, तुम्हें अपने के पर गर्व करना चाहिए। कोई भी इंसान वह नहीं कर पाया जो तुमने किया है। इसलिए जब तक समय है, अपनी जीत का आनंद लो, क्योंकि बहुत जल्द पूरी दुनिया स्टारलाइट में दफन हो जाएगी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उस आदमी ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दैत्य को मारने के बाद वह आगे बढ़ने की कोशिश दैत्य को मारने के बाद रोनन लड़खड़ाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते उसे अपने उन सभी साथियों की याद आने लगी जो उसकी तरह सैनिक थे। कुछ दूर जाने पर उसने अपने दोस्तों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई देखीं। उन्हें देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर उन्हें अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान क्यों देनी पड़ी। रोनन को लगा कि उन्हें युद्ध छोड़कर अपनी जान बचा लेनी चाहिए थी। उसे यह सोचकर भी दुख हो रहा था कि पूरे साम्राज्य में केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जो उन दैत्यों का सामना कर सकता था। यहां तक कि साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज भी उन्हें घायल नहीं कर पाया था। रोनन खुद को इसका जिम्मेदार मान रहा था। उसे विश्वास था कि अगर उसने सैनिकों को आगे बढ़कर युद्ध करने के लिए प्रेरित न किया होता, तो शायद उसके दोस्त आज जिंदा होते। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर रोनन चौंक गया।
उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और उस दिशा में बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही वह हैरान रह गया। उसकी ग्रैंड कमांडर एडिसन अभी भी जीवित थी, हालांकि युद्ध में उसका एक हाथ कट चुका था। एडिसन ने रोनन से पूछा, क्या तुमने उस दैत्य को मार दिया? रोनन ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। यह सुनते ही एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। इतने भयानक युद्ध के बाद भी दैत्य के मारे जाने की खबर उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। इसके बाद रोनन ने उससे एक आखिरी अनुरोध किया। उसने कहा, क्या तुम हमारे सैनिकों के शवों का ध्यान रखोगी? रोनन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि साम्राज्य में युद्ध के बाद सैनिकों के शवों को या तो जला दिया जाता था या फिर उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता था। एडिसन उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, जब तुम अभी भी चल फिर सकते हो तो ये काम खुद क्यों नहीं कर सकते? रोनन ने हल्का सा खून उगलते हुए कहा, क्योंकि मैं मर रहा हूं। यह सुनते ही एडिसन का चेहरा उतर गया। कुछ पल बाद उसने पूछा, अगर किसी तरह तुम बच गए तो सबसे पहले क्या करोगे? रोनन बिना एक पल सोचे बोला, मैं अकादमी जाऊंगा। एडिसन उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने पूछा, तुम अचानक अकादमी क्यों जाना चाहते हो? रोनन ने जवाब दिया, मरने से पहले उस दैत्य ने मुझसे कुछ बातें कही थीं। उसकी बातों ने मुझे एहसास कराया कि अगर मैं पहले ही अकादमी चला गया होता तो शायद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन असली वजह मेरी बहन है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं अकादमी में पढ़ाई करूं। अफसोस, मैं उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाया। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया, फिर बोला, लेकिन अब शायद मैं उससे और अपने पूरे परिवार से फिर मिलने वाला हूं। एडिसन की आंखें भर आईं। उसने रोनन से कहा, उम्मीद मत छोड़ो। जैसे ही बारिश रुकेगी, खोजी दल हमें ढूंढने आ जाएगा। रोनन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसी झूठी उम्मीद मत दो। मुझे पूरा यकीन है कि यह बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही अचानक बारिश थम गई। दोनों ये देखकर हैरान रह गए। उसी समय जमीन जोर जोर से कांपने लगी। रोनन ने ऊपर आसमान की ओर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आसमान में एक विशाल और रहस्यमयी प्राणी दिखाई दिया। उसके 8 विशाल पंख थे और उसका शरीर किसी दैत्य से भी अधिक विचित्र था। उसके पीछे ऐसे ही 100 से भी ज्यादा रहस्यमयी जीव उड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर एडिसन पूरी तरह सन्न रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तीनों दैत्यों को हराने के बाद भी उनसे कहीं अधिक भयानक दुश्मन उनका इंतजार कर रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे और उसने सारी उम्मीद खो दी। तभी रोनन ने जोर से उसका नाम पुकारा। उसने कहा, अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का इस्तेमाल करो और मुझे ऊपर पहुंचा दो। मैं इन राक्षसों से लड़ूंगा। एडिसन उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मौत के इतने करीब होने के बावजूद भी रोनन अब तक लड़ने की बात कर रहा था। रोनन ने अपनी तलवार निकालते हुए दृढ़ आवाज में कहा कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, वह हार नहीं मानेगा। यह देखकर एडिसन पूरी तरह हैरान रह गई। उसे यकीन हो गया कि शायद रोनन ही वह इंसान है जो इन भयानक दैत्यों का सामना कर सकता है। एडिसन धीरे धीरे उसके पास आई और उसके मुंह में एक नीले रंग का रहस्यमयी गोला डाल दिया। रोनन ने हैरानी से पूछा, ये तुमने मेरे मुंह में क्या डाला? एडिसन उसके कान के पास आई और धीरे से कुछ फुसफुसाई। फिर उसने रोनन से एक अजीब सी विनती की। उसने कहा, अगर हम अगली जिंदगी में फिर कभी मिले तो मुझे जरूर कहना कि मैं एक दर्जी बनूं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, लेकिन दर्जी बनकर जितनी खुशी मिली
उतनी कभी किसी और काम से नहीं मिली। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, तभी 8 पंखों वाला वह रहस्यमयी दैत्य अपनी भयानक शक्ति का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल रॉनन और एडिसन दोनों की मौत हो जाती है। जब रॉनन की आंख खुलती है, तो वह सबसे पहले एडिसन का नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वह अपने बचपन वाले गांव में वापस आ चुका है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि वह सचमुच अतीत में लौट आया है। रॉनन शांत होकर पूरी घटना के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि मरने से पहले एडिसन ने जो नीला गोला उसके मुंह में डाला था, वह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह एक जादुई ओहर्ब था, जिसकी मदद से कोई भी इंसान समय में पीछे जा सकता था। एडिसन ने उसे बताया था कि इसी ओहर्ब की वजह से एक साधारण दर्जी आखिरकार साम्राज्य का महान ग्रैंड कमांडर बन पाया था। लेकिन इस ओहर्ब की भी एक सीमा थी। इससे केवल 4 बार ही अतीत में जाया जा सकता था। एडिसन पहले ही इसे 3 बार इस्तेमाल कर चुकी थी, इसलिए अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। उसने रॉनन से कहा था कि दैत्यों के खिलाफ लड़ने की असली क्षमता उसी के अंदर है। इसलिए इंसानों को बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद अब वही है। उसने उसे सलाह दी थी कि अतीत में लौटने के बाद सबसे पहले अपनी ताकत बढ़ाए और इसके लिए उसे फिलियन अकादमी में दाखिला लेना होगा, क्योंकि वही अकादमी पूरे साम्राज्य के सबसे महान योद्धा और जादूगर तैयार करती है। और आखिर में उसने एक बार फिर वही बात दोहराई थी, अगर हम फिर मिले तो मुझे याद से कहना कि मैं दर्जी बनूं। ये सब याद आते ही रॉनन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या हकीकत। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और गुस्से में पास के पेड़ पर मुक्के मारने लगता है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अकेला इंसान होकर भविष्य कैसे बदलूंगा। लेकिन तभी उसे एक और बात याद आती है, अगर वह सचमुच अतीत में लौट आया है, तो इसका मतलब उसकी बड़ी बहन अभी भी जिंदा है। यह सोचते ही वह जमीन से एक लकड़ी उठाता है और पूरी ताकत से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ती है, जो एक लड़के को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह लड़का बिना किसी के छुए पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। रॉनन तुरंत समझ गया कि यह किसी जादू का असर है। वह हैरान रह गया, क्योंकि उसके समय में जादूगर बहुत कम देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ तो उसके अपने गांव में ही कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मशहूर जादूगर इसी समय इसी गांव में मौजूद है। जिस लड़के के पास जादुई शक्ति थी, उसका नाम एसेल था। लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वह यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उधर जिस लड़के को परेशान किया जा रहा था, वह रोते हुए कहता है, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, जो हैं वो मेरी माँ की दवा के लिए हैं। लेकिन बदमाश लड़का हंसते हुए कहता है, मुझे तेरी माँ से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वह उसे थप्पड़ मारने लगता है और ज्यादा पैसे मांगने लगता है। फिर वह एसेल को आदेश देता है कि उस लड़के को और ऊपर पेड़ की चोटी तक पहुंचा दे। एसेल डरते हुए कहता है, अगर मुझसे गलती हो गई तो वह नीचे गिरकर मर जाएगा। लेकिन बदमाश उसे धमकाता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगला नंबर तेरा होगा। बेचारा एसेल पूरी तरह डर चुका था। उसने जादू इसलिए सीखा था ताकि लोग उसकी भी तारीफ करें।
लेकिन आज उसी जादू की वजह से उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़ रहा था। इसी बीच रॉनन पीछे से आता है और अपनी लकड़ी से एसएल के सिर पर हल्का वार कर देता है। वार लगते ही एसएल का ध्यान भटक जाता है और उसका जादू टूट जाता है। पेड़ से लटका लड़का नीचे गिर जाता है। रॉनन तुरंत कहता है, रुको, ऐसे करोगे तो वह सच में मर जाएगा। बदमाश गुस्से से एसेल पर चिल्लाने लगता है कि उसने उसकी बात मानना क्यों बंद कर दिया। लेकिन उससे पहले ही रॉनन बीच में बोल पड़ता है। वह एसेल से पूछता है, तुमने टेलीकिनेसिस जैसा जादू कहां से सीखा? एसेल जवाब देता है कि उसने यह जादू एक घूमने वाले व्यापारी से खरीदी हुई सस्ती ग्रिमोयर से सीखा है। यह सुनकर रॉनन दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी घटिया ग्रिमोयर से सीखकर भी एसेल इतना हुनरमंद बन चुका है। उधर बदमाश लड़का गुस्से से अपनी असली तलवार निकालता है और सीधे रॉनन पर हमला कर देता है। रॉनन सोचने लगता है कि इतनी छोटी उम्र का लड़का असली तलवार लेकर कैसे घूम रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे उसके लड़ने का तरीका निराश करता है। उसकी तलवार पकड़ने की मुद्रा इतनी खराब थी कि रॉनन आराम से उसका हमला बचा लेता है। बदमाश हैरान रह जाता है। लेकिन रॉनन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही उसका शरीर फिर से जवान हो गया हो, लेकिन एक सैनिक के रूप में सालों तक लड़ी गई लड़ाइयों का अनुभव और बैटल सेंस अब भी उसके साथ था। बदमाश गुस्से में कहता है, इस बार तो बच गया। अब घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग। मैं तुझे मार दूंगा और फिर तेरी बहन का भी ख्याल रखूंगा। बहन का नाम सुनते ही रॉनन का चेहरा बदल जाता है। बदमाश गंदी हंसी के साथ कहता है कि वह हमेशा से रॉनन की बहन के साथ सोने का सपना देखता था। बस इतना सुनना था। रॉनन अपनी लकड़ी की तलवार से एक ही वार में उसका कान काट देता है। बदमाश दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। रॉनन उसके बिल्कुल पास जाकर ठंडी आवाज में कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो दोबारा मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। बाकी सारे लड़के डर के मारे कांपने लगते हैं। उनके हाथ में भी लकड़ी की लाठियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लकड़ी से किसी का कान भी काट सकता है। रॉनन उनसे कहता है कि जिस लड़के से पैसे छीने हैं, सब वापस करो। और ऊपर से मेरी खराब हुई मनःस्थिति का जुर्माना भी छोड़कर जाओ। डरे हुए सारे लड़के तुरंत पैसे फेंककर भाग जाते हैं। रॉनन सारे पैसे उठाकर उस गरीब लड़के को दे देता है। लड़का हैरानी से कहता है, तो मेरे चोरी हुए पैसों से भी ज्यादा हैं। रॉनन मुस्कुराकर कहता है, मुझे सिर्फ वह तलवार चाहिए, रख लो। लड़का बार बार उसका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एसेल भी हिम्मत जुटाकर उस लड़के से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह बहुत डर गया था, इसलिए मजबूरी में बदमाशों की बात मान रहा था। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि एसेल खुद भी धमकियों का शिकार था। लड़के के जाने के बाद रॉनन खुश होता है कि एसेल असल में बुरा इंसान नहीं है। वह एसेल से कहता है, 4 दिन बाद मुझसे मिलना, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। और जाते जाते हंसते हुए कहता है, भागने की कोशिश मत करना, वरना ढूंढकर तुम्हारी पिटाई करूंगा। इतना कहकर रॉनन अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही वह रास्ते से कुछ फूल तोड़ लेता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन को फूल बहुत पसंद थे। लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि यह सब थोड़ा बचकाना है। इसलिए वह फूल फेंकने ही वाला होता है कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और उसकी बहन बाहर आ जाती है। सैनिक बनने के बाद रॉनन ने न जाने कितनी बार सोचा था
कि अगर उसे अपनी बहन दोबारा मिल गई, वह उससे क्या कहेगा? क्या वह माफ़ी मांगेगा या कहेगा कि उसने उसे बहुत याद किया? लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा, भी शब्द नहीं निकला। वह सिर्फ मुस्कुरा सका। घर के अंदर पहुंचने के बाद उसकी बड़ी बहन आयरल उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। खुशी में वह रोनन के लिए ढेर सारा खाना बनाती है। खाना खाने के बाद रोनन उससे पूछता है, दीदी, इस साल आपकी उम्र कितनी हुई? आयरल जवाब देती है, 22 साल। यह सुनते ही रोनन राहत की सांस लेता है। इसका मतलब था कि रहस्यमयी दैत्यों के हमले में अभी पूरे 10 साल बाकी हैं। उसके पास खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय था। आयरल हैरानी से उसका माथा छूकर पूछती है, तुझे क्या हो गया? आज अचानक मेरी उम्र क्यों पूछ रहा है? रोनन बस मुस्कुरा देता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया की सबसे प्यारी और दयालु बहन उसे दोबारा मिल गई है और इस बार वह अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद रोनन अपनी बहन से कहता है कि वह एक अकादमी में दाखिला लेना चाहता है। यह सुनकर आयरल खुशी से उछल पड़ती है। वह कहती है, सच में मैं तो हमेशा चाहती थी कि तुम किसी अकादमी में जाओ, लेकिन तुम हर बार मना कर देते थे। रोनन गंभीरता से कहता है कि इस बार वह बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। यह सुनते ही आयरल घर के अंदर जाती है और एक बड़ा सा मटका लेकर आती है। जब रोनन उसके अंदर झांकता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ढेर सारे सिक्के और पैसे भरे हुए हैं। वह पूछता है, दीदी, आपने इतने सारे पैसे कहाँ से जमा किए? आयरल मुस्कुराकर कहती है कि वह कई सालों से चुपचाप पैसे बचा रही थी ताकि एक दिन अपने छोटे भाई को किसी अच्छी अकादमी में भेज सके। रोनन भावुक होकर उसका धन्यवाद करता है, लेकिन फिर धीरे से कहता है, दीदी, इतने पैसे भी उस अकादमी की फीस के लिए काफी नहीं होंगे जहां मैं जाना चाहता हूं। आयरल उत्सुक होकर पूछती है, कौन सी अकादमी? रोनन बिना एक पल गनवाए जवाब देता है, फिलियन अकादमी। यह नाम सुनते ही आयरल की आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं और वह अविश्वास में जोर से चीख उठती है। फिलॉन अकादमी एक ऐसी अकादमी है जो पूरे साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह पूरे साम्राज्य का सबसे बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान है। यहाँ पूरे महाद्वीप के सबसे उत्कृष्ट प्रोफेसर पढ़ाते हैं और इसे सीधे शाही परिवार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसकी प्रतिष्ठा इतनी महान है कि इसे हीरोज की फैक्ट्री कहा जाता है। इस अकादमी ने कई महान और असाधारण लोगों को जन्म दिया है, जैसे ग्रैंड कमांडर एसन, स्वॉर्ड मास्टर शालान और विंटरविच। इस अकादमी में प्रवेश पाना बेहद कठिन है। यहां तक कि इरेल को भी पूरा विश्वास नहीं था कि रोनन इतना योग्य है कि वह इस अकादमी में दाखिला ले सके। कुछ देर तक चलते रहने के बाद रोनन अपने गंतव्य पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह यह देखकर हैरान रह गया कि एसेल सचमुच उससे मिलने आया था। रोनन ने एसेल से कहा कि वह उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की जांच करना चाहता है। उसने एसेल से कहा कि वह अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके उसे हवा में ऊपर उठाए। एसेल यह सुनकर हैरान रह गया कि रोनन सन उससे इतनी अजीब और खतरनाक मांग करेगा। उसने रोनन से कहा कि वह ऐसा जोखिम भरा काम नहीं करना चाहता, लेकिन रोनन ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जैसा वह कह रहा है वैसा ही करे। एसेल ने अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके रोनन को हवा में ऊपर उठाना शुरू कर दिया। रोनन यह देखकर चौंक गया कि एसेल उसे कितनी ज्यादा ऊंचाई तक ले जा सकता है। हालांकि एसेल का जादू उतना शक्तिशाली नहीं था जितना वह जादू था जिसका सामना रोनन ने आयुडी से लड़ते समय किया था। लेकिन रोनन अच्छी तरह जानता था कि एसेल की टेलीकाइनेसिस बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी शक्ति की वजह से वह आयुडी के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ पाया था। वह यह भी जानता था कि टेलीकाइनेसिस एक बेहद दुर्लभ प्रकार का जादू है जो अधिकांश जादूगरों के पास नहीं होता। इसी कारण उसने एसेल को दैत्यों के खिलाफ होने वाली अपनी लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। कुछ समय तक रोनन को हवा में थामे रखने के बाद एसेल का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। रोनन ने उससे कहा कि बस 1 मिनट और टिके रहो, क्योंकि वह किसी चीज की परीक्षा लेना चाहता है। इसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और हवा में एक वार किया।
जैसे ही उसने वार किया, वह तुरंत जमीन पर आ गिरा। यह देखकर एसएल पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं टूटा था। फिर भी रोनन नीचे आ गया था। वह यह देखकर और भी ज्यादा चौंक गया कि रोनन ने उसकी जादुई ऊर्जा, जिसे माना कहा जाता है, को ही काट दिया था। एसएल ने रोनन से पूछा कि वह ऐसा कैसे कर पाया। रोनन ने एसएल के सिर पर हल्की सी झपट मारी और उससे कहा कि इसके बारे में कोई सवाल मत पूछो। यहां तक कि जब रोनन एक सैनिक था, तब भी उसे खुद नहीं पता था कि वह यह सब कैसे कर लेता है। इसीलिए इस नए जीवन में उसका लक्ष्य अपनी इस रहस्यमयी क्षमता को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझना था। अपनी तलवार वापस म्यान में रखने के बाद रोनन ने अपना बैग एसएल को पकड़ा दिया और उससे कहा कि वह उसके पीछे पीछे चले, क्योंकि वह अब ऐसा काम करने वाला है जो उसकी जीवनी के पहले पन्ने पर लिखा जाएगा। रोनन मजाक में अपनी जीवनी को साम्राज्य का इतिहास कहता था। अपने गंतव्य की ओर जाते हुए रोनन ने एसएल से कहा कि वह भी उसके साथ फिलोन अकादमी में दाखिला लेने वाला है। यह सुनकर एसएल हैरान रह गया, क्योंकि वह जानता था कि रोनन युद्ध कला का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसने कभी खुद को इतना प्रतिभाशाली नहीं माना कि वह फिलोन अकादमी जैसी प्रतिष्ठित जगह में पढ़ सके। रोनन ने एसएल से पूछा कि क्या वह अपनी पूरी जिंदगी और अपनी प्रतिभा इसी छोटे से गांव में बर्बाद करना चाहता है। उसने एसएल से कहा कि वह एक डरपोक और हार मान लेने वाला इंसान है। उसने यह भी कहा कि अगर वह इसी गांव में पड़ा रहा, तो एक दिन उसे अपनी जिंदगी और समय बर्बाद करने का गहरा पछतावा होगा। रोनन अच्छी तरह जानता था कि अपनी जिंदगी बर्बाद करने का एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब वह एक सैनिक था, तब उसने भी अपनी जिंदगी उसी तरह बर्बाद कर दी थी। रोनन की बातें सुनकर एसएल बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि रोनन उसकी सच में बहुत परवाह करता है। उसने रोनन से कहा कि वह भी फिलोन अकादमी में दाखिला लेगा। यह सुनकर रोनन ने उसे एक मर्दाना फैसला लेने की बधाई दी। फिर उसने एसएल से कहा कि अगर उसे साबित करना है कि वह सच में एक असली मर्द है, तो सबसे पहले उसे अपनी पहली परीक्षा पार करनी होगी। जब रोनन और एसएल अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो एसएल यह देखकर दंग रह गया कि उसकी पहली परीक्षा एक लूनर गॉब्लिन को हराना थी। रोनन ने एसएल से कहा कि यह काम उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह सुनते ही एसएल समझ गया कि रोनन पूरी तरह पागल है। लूनर गॉब्लिन गॉब्लिन की एक विशेष प्रजाति होती है, जो अक्सर उस इलाके में दिखाई देती है। ज्यादातर लोग उन्हें उनकी पीली त्वचा और विकृत शरीर देखकर सामान्य गॉब्लिन से अलग पहचान लेते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उन्हें सोने और दूसरे खजानों का असाधारण लालच होता है। वे जहां जहां से भी चोरी करते हैं, उन सभी खजानों को इकट्ठा करके पूर्णिमा की रात एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। रोनन ने एसएल से कहा कि वह उन्हें आज रात यहां इसलिए लाया है ताकि वे गॉब्लिनों का सारा खजाना चुरा सकें। यह सुनकर एसएल हैरान रह गया कि रोनन को कैसे पता था कि लूनर गॉब्लिन चोरी किए हुए खजाने इकट्ठा करते हैं और पूर्णिमा की रात उत्सव मनाते हैं। रोनन ने कहा कि उसने यह सब एक किताब में पढ़ा था, लेकिन यह एक झूठ था। असल में रोनन को यह जानकारी अपने पिछले जीवन से मिली थी। रोनन ने एसएल से कहा कि उसे अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करके सारे खजाने उठाकर उसके बैग में भरने होंगे। एसएल ने घबराकर कहा कि वह ऐसा करने से डर रहा है, क्योंकि अगर उससे जरा सी भी गलती हो गई और कोई गॉब्लिन जाग गया, तो वे दोनों मारे जाएंगे। रोनन ने एसएल से कहा कि अगर उन्हें फिलोन अकादमी में दाखिला लेना है, तो उन्हें दो चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज है पैसा। अकादमी की बेहद महंगी ट्यूशन फीस भरने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। दूसरी और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है असल जिंदगी का अनुभव। रोनन ने समझाया कि पैसे जरूरी हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध का अनुभव उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलोन अकादमी ऐसी जगह है जहां ज्यादातर छात्र बड़े बड़े कुलीन परिवारों से आते हैं। उन्हें बचपन से ही सबसे उच्च स्तर का प्रशिक्षण मिला होता है। ऐसे लोगों को हराने का सपना भी तभी देखा जा सकता है जब कोई अपनी जान जोखिम में डालकर अनुभव हासिल करे। इसी वजह से लूनर गॉब्लिन उनके लिए सबसे अच्छे लक्ष्य हैं, क्योंकि उनसे उन्हें एक साथ पैसा भी मिलेगा और अनुभव भी। रोनन की बात सुनकर एसएल उदास हो गया, क्योंकि उसकी हर बात बिल्कुल सही थी। खुद को शांत करने के बाद एसएल ने अपनी टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत सावधानी से एक एक करके सारे खजाने चुराकर रोनन के बैग में भरने लगा। वह पूरी तरह अपने काम पर ध्यान लगाए हुए था। जब बैग पूरी तरह भर गए, तो रोनन ने एसएल की मेहनत के लिए उसका धन्यवाद किया। सच कहें तो उसे खुद भी पूरा विश्वास नहीं था कि एसएल उसके बताए हुए तरीके से यह काम कर पाएगा। इसलिए जब सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ, तो वह भी हैरान रह गया।
रोनन मन ही मन बहुत खुश था कि उसे इतना काम का गुलाम मिल गया। इसी दौरान जब रोनन अपना बैग ठीक से बांध रहा था, तभी दो आदमी एक पक्षी का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। वे गुस्से में उस पक्षी पर चिल्ला रहे थे। दुर्भाग्य से उनकी तेज चीखों की वजह से एक गॉब्लिन जाग गया। जब उस गॉब्लिन ने चारों ओर नजर दौड़ाई कि उनका सारा खजाना गायब हो चुका है, उसने तुरंत बाकी सभी गॉब्लिनों को जगा दिया और उन्हें पूरी स्थिति बता दी। रोनन और एसेल वहां से भागने ही वाले थे कि तभी गॉब्लिनों ने उन्हें देख लिया। अगले ही पल सभी गॉब्लिन उनकी ओर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। डर के मारे एसेल घुटनों के बल बैठ गया। उसने रोनन से पूछा कि क्या उन्हें खजाना छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन रोनन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इस खजाने को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, कि ट्यूशन फीस का इंतजाम करेगा। जैसे जैसे गॉब्लिन उनके करीब आते गए, रोनन ने अपनी तलवार निकाली और पहले उसका वजन और मजबूती जांची। वह जानता था कि उसकी इस तलवार की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी। इस तलवार से वह अधिकतम 15 बार ही वार कर सकता था। उसके बाद यह पूरी तरह बेकार हो जाती। यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके सामने लगभग 30 गॉब्लिन थे। लेकिन रोनन को पूरा विश्वास था कि 15 वार ही काफी होंगे। जैसे ही उसने पहली बार तलवार घुमाई, एक ही वार में 3 गॉब्लिनों के सिर उनके धड़ से अलग हो गए। यह दृश्य देखकर एसेल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रोनन ने सिर्फ एक ही वार में 3 गॉब्लिनों को मार डाला था। इसके बाद रोनन इतनी अविश्वसनीय गति से बाकी गॉब्लिनों पर टूट पड़ा कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जगह से गायब ही हो गया हो। कुछ ही पलों में उसने सभी गॉब्लिनों का सफाया कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद रोनन ने एसेल से उठने को कहा, क्योंकि अब उन्हें वापस घर लौटना था। घर लौटते समय रोनन को अपने कंधों में हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ गॉब्लिनों को काटने भर से उसकी मांसपेशियों में दर्द होने लगा है। फिर उसे एहसास हुआ कि शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका शरीर अभी भी बढ़ रहा है। उसने तय किया कि घर पहुंचते ही वह अपनी शारीरिक ट्रेनिंग को और भी कठिन बना देगा। रास्ते में एसेल ने रोनन से पूछा कि उसके हिसाब से वह जोरदार आवाज किसने की थी जिसकी वजह से गॉब्लिन जाग गए। रोनन ने कहा कि उसे नहीं पता वह कौन था, लेकिन अगर वह व्यक्ति कभी उसे मिल गया तो वह उसकी अच्छी तरह पिटाई करेगा। इसी दौरान जब रोनन और एसेल आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक किसी ने एसेल पर एक तीर चला दिया। सौभाग्य से तीर एसेल तक पहुंचने से पहले ही रोनन ने उसे हवा में पकड़ लिया। यह देखकर एसेल पूरी तरह हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह तीर आया कहां से था। जब वह और रोनन आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वे दोनों आदमी जो पहले उस पक्षी पर चिल्ला रहे थे और जिन्होंने एसेल पर तीर चलाया था, उनके सामने आ गए। उन्होंने उन पर तीर चलाने के लिए माफी मांगी और पूछा कि उनकी उम्र के बच्चे रात के समय इस जगह पर क्या कर रहे हैं। यह सुनकर रोनन को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने उसे बच्चा कहा। तभी उन दोनों आदमियों की नजर रोनन के बैग पर पड़ी और उन्होंने उसके अंदर भरे हुए खजाने देख लिए। खजाना देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। इसके बाद उन्होंने रोनन और एसेल से दोबारा माफी मांगनी शुरू कर दी। रोनन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा कि अपनी झूठी माफी बंद करो। फिर उसने उनसे पूछा कि वे लोग आखिर हैं कौन। उनमें से एक आदमी ने तुरंत अपनी कमर से चाकू निकाला और रोनन पर हमला कर दिया। हमला करते हुए उसने कहा कि उनके गिरोह का नाम कैलबोरो है। जैसे ही रोनन ने उनके गिरोह का नाम सुना, उसने पल भर में उस आदमी के हाथ से चाकू छीन लिया और उसी चाकू से उसे सीधा घोंप दिया। अपने साथी को घायल होते देखकर दूसरा आदमी गुस्से में रोनन पर टूट पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह रोनन तक पहुंच पाता, एसेल ने अपनी इनविजिबल हैंड नाम की कौशल का इस्तेमाल करके उसे अदृश्य शक्ति से जकड़ लिया और जमीन पर दबोच दिया। रोनन ने अपनी जान बचाने के लिए एसेल का धन्यवाद किया। इसके बाद उसने उसी आदमी का चाकू उठाया और उससे उस हमलावर को मार डाला। यह दृश्य देखकर एसेल पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने कांपती आवाज में रोनन से पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया? रोनन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो मुझे मारने की कोशिश करेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने आगे कहा कि इन लोगों को वही सजा मिली जिसकी वे पूरी तरह हकदार थे, क्योंकि ये जिस गिरोह से जुड़े थे वह साम्राज्य के सबसे खतरनाक अपराधी संगठनों में से एक था। यह गिरोह अवैध शिकार, अपहरण और मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध करता था। पूरे साम्राज्य में इन्हें सबसे बदनाम शिकारी गिरोह के रूप में जाना जाता था। रोनन ने एसेल से कहा कि अगर वे उन्हें नहीं मारते तो यही लोग उनका खजाना लूट लेते और उन्हें मारकर उनके अंग निकाल लेते। जब दोनों उनकी लाशों को हटाने लगे, तभी उन्होंने देखा कि उन आदमियों का बैग हिल रहा है। जैसे ही उन्होंने बैग खोला, उसके अंदर से एक पक्षी बाहर निकल आया। उस पक्षी को देखकर रोनन चौंक
क्योंकि उसके पंख चमकीले नीले रंग के थे। जब उसने पक्षी के पैरों की ओर देखा तो वहां एक विशेष जंजीर बंधी हुई थी। रोनन तुरंत समझ गया कि यह जंजीर कैल्बोरो गिरोह द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला विशेष उपकरण है, जो किसी कैदी के माना को बाधित कर देता है और उसकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। रोनन यह सोचकर हैरान था कि कैल्बोरो इस तरह का उपकरण इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह उपकरण सामान्य इंसानों के लिए नहीं, रहस्यमयी जादुई जीवों को पकड़े बनाया जाता था। इसी बारे में सोचते हुए रोनन ने पक्षी की पीठ पर एक जादुई वृश्चिक सर्कल देखा। अगले ही पल पक्षी बोलने लगा। यह देखकर एसेल दंग रह गया। उसे लगा कि यह पक्षी सचमुच इंसानों की तरह बोल सकता है। लेकिन रोनन ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन मैजिक के जरिए उस पक्षी के माध्यम से उनसे बात कर रहा है। रोनन इस बात से भी हैरान था कि जैसे ही पक्षी बैग से बाहर आया, संचार जादू तुरंत काम करने लगा। इसका मतलब था कि जो व्यक्ति उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, वह काफी देर से ऐसा कर रहा था, लेकिन बैग उस जादुई संपर्क को रोक रहा था। उस व्यक्ति का नाम वॉन वायतांकैम वॉन था। वह एक प्रोफेसर था जो रहस्यमयी जीवों मिस्टिकल बीस्ट्स पर शोध कर रहा था। वॉन ने बताया कि वह इस पक्षी का संरक्षक है और इस पक्षी का नाम मार्जेब है। वॉन ने कहा कि काफी समय से उसका मार्ज से संपर्क नहीं हो पा रहा था और वह तो अब अधिकारियों को इसकी सूचना देने ही वाला था। फिर उसने रोनन और एसेल से पूछा कि वे दोनों कौन हैं। रोनन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वे सिर्फ न्यायप्रिय राहगीर हैं। उसने बताया कि उन्होंने मार्ज को शिकारियों के चंगुल से बचाया है। यह सुनकर वॉन को विश्वास ही नहीं हुआ कि मार्ज का अपहरण कर लिया गया था। उसने मार्ज को बचाने के लिए रोनन का दिल से धन्यवाद किया और पूछा कि वह इस उपकार का बदला कैसे चुका सकता है। एसेल ने वॉन से कहा कि बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या मार्ज इतनी देर तक जंजीरों में बंधे रहने के बाद सुरक्षित वापस उड़ पाएगा, क्योंकि वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। रोनन ने वॉन से पूछा कि अगर वह इस जंजीर को काट दे तो क्या मार्ज फिर से ठीक तरह उड़ सकेगा। वॉन ने जवाब दिया कि हाँ, उड़ सकेगा। इतना सुनते ही रोनन ने एक ही बार में मार्ज की जंजीर काट दी और उससे कहा, अब अपने घर वापस लौट जाओ। यह सुनकर मार्ज ने रोनन को एक चमकते हुए नायक की तरह देखा। खुशी से उसने अपना पिछला हिस्सा रोनन के चेहरे के सामने कर दिया। वॉन हंसते हुए बोला कि मार्ज दोबारा रोनन से मिलना चाहता है, इसलिए उसने रोनन से कहा कि वह मार्ज का एक पंख निकाल ले। वॉन ने समझाया कि ड्रीम बर्ड जैसी प्रजाति का पक्षी अपने एक पंख को अपने मुख्य शरीर तक पहुंचने वाले कंपास की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसने रोनन से कहा कि जब भी वह उसके संस्थान में आएगा, वह उसका यह एहसान जरूर चुकाएगा। इतना कहने के बाद मार्ज आसमान में उड़ गया। मार्ज के उड़ जाने के बाद रोनन ने देखा कि उसके हाथ पर कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों बाद रोनन अपने द्वारा हासिल किए गए सारे खजाने लेकर एक व्यापारी डाउन कैराबेल के पास पहुंचा। डाउन कैराबेल मर्चेंट्री का मालिक था। डाउन रोनन जैसा ग्राहक देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह अपने साथ बहुत सी कीमती चीजें लेकर आया था। दूसरी ओर रोनन भी डाउन से मिलकर खुश था, क्योंकि वह उसकी लाई हुई वस्तुओं की सही कीमत समझता था। बाकी व्यापारी भी जहां उसे ठगने की पूरी कोशिश करते थे, वहीं डाउन उसके साथ पूरी ईमानदारी से पेश आता था। रोनन ने डाउन से पूछा कि क्या वह उसकी एक वस्तु की पहचान और कीमत बता सकता है। यह कहकर उसने एक अजीब सा दिखने वाला अंडा निकालकर डाउन को दे दिया। पहली बार जब रोनन ने इस चीज को देखा था, तब उसे लगा था कि यह किसी जानवर की बीट है। वह इस बात पर गुस्सा भी हुआ था कि मार्ज उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। गुस्से में उसने उस अंडे को एक बड़ी चट्टान पर दे मारा, लेकिन अंडे ने टूटने के बजाय पूरी चट्टान को चकनाचूर कर दिया। यही कारण था कि अब रोनन जानना चाहता था कि आखिर यह किस जीव का अंडा है। डाउन ने उसे ध्यान से देखने के बाद गंभीर चेहरे से कहा कि उसे तो यह घोड़े की लीद लग रही है। यह सुनकर रोनन पूरी तरह हैरान रह गया। उसने तुरंत वह अंडा वापस ले लिया और सोचा कि फिलहाल इसे अपने पास ही रखता हूं। इसके बाद रोनन ने डाउन से पूछा कि क्या उसके पास फिलौन अकादमी से संबंधित किताबें मिलती हैं। उसने बताया कि वह और एसेल फिलौन अकादमी में दाखिला लेने वाले हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए कुछ किताबों की जरूरत है। यह सुनकर डाउन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी बेटी भी उसी अकादमी में दाखिले की तैयारी कर रही थी। फिर उसने दोनों का परिचय अपनी बेटी मारिया से कराया। मारिया को देखते ही रोनन चौंक गया। डाउन ने मारिया से कहा कि रोनन और एसेल बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक हैं, साथ उसने अभी अभी एक बड़ा सौदा पूरा किया है। यह सुनकर मारिया हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र के दो लड़कों ने उसके पिता के साथ इतना बड़ा व्यापार किया है। डाउन ने अपनी बेटी की ओर से रोनन और एसेल से माफी मांगी, क्योंकि उसने उन्हें बच्चा कह दिया था। इसके बाद रोनन धीरे धीरे मारिया के पास गया और उससे पूछा
क्या तुम्हारा मिडिल नेम सन है? मारिया ने जवाब दिया, हाँ हाँ। यह सुनते ही रोनन के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मारिया बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसी दिखती है जिसे वह अपने पिछले जीवन में जानता था। लेकिन वह उलझन में भी था, क्योंकि उसके पिछले जीवन में जिस मारिया को वह जानता जानता था वह एक पुरुष था। वह मारिया के कान के पास झुककर धीरे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास पीनिस है? मारिया यह सुनकर हैरान रह गई कि रोनन उससे ऐसा सवाल पूछ सकता है। गुस्से में उसने पूरी ताकत से रोनन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही रोनन ने वह थप्पड़ महसूस किया, उसे पूरा यकीन हो गया कि यह वही मारिया है। उसकी पिछली जिंदगी में रोनन अरालन नाम की जगह पर अनुशासन अधिकारी, तो यह डिसिप्लिनरी सोल्जर के रूप में काम करता था। जिस मारिया को वह जानता जानता था, वह अरालन में रसद और आपूर्ति की प्रभारी थी। मारिया स्वभाव से बेहद मिलनसार थी और सभी के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती थी। लेकिन जब भी सैनिक किसी भी तरह की अशोभनीय या निजी शारीरिक बात करते, मारिया तुरंत गुस्सा हो जाती और आसपास के लोगों को थप्पड़ मार देती थी। रोनन हमेशा सोचता था कि मारिया ऐसा व्यवहार क्यों करती है। वह उससे इसका कारण पूछना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मारिया की मौत हो गई थी। अब सच्चाई जानकर रोनन खुश था। उसे समझ आ गया कि मारिया हमेशा ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वह एक लड़की थी। दूसरी ओर मारिया को लगा कि रोनन उसका मजाक उड़ा रहा है। वह उसे दोबारा थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार रोनन ने उसका हाथ रोक लिया। फिर उसने हल्के से उसके सिर पर थपकी देते हुए कहा, दोबारा मुझे मत मारना। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए पहली बार थप्पड़ मारने दिया क्योंकि मैंने सचमुच बहुत बेवकूफी भरा सवाल पूछा था। यह सुनकर मारिया और भी चिढ़ गई। उसने तुरंत अपना सिर रोनन की ठोड़ी से टकरा दिया। इसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर तक लड़ते रहे। जब दोनों शांत हुए तो वे ऐसे बातें करने लगे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। यह सब देखकर असिल हैरान रह गया। उसे लगा कि ये दोनों सचमुच पागल हैं। कुछ देर बाद मारिया एक तलवार लेकर आई जिसका नाम ब्लैक आयरन स्वॉर्ड था। उसने रोनन से कहा, यह बहुत शानदार तलवार है। इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि बड़े बड़े शूरवीर भी इसे खरीदना चाहते हैं। रोनन ने जवाब दिया, मैं लड़ाई बहुत आक्रामक तरीके से लड़ता हूं, इसलिए मुझे ऐसी तलवार चाहिए जो आसानी से न टूटे। मारिया मुस्कुराकर बोली, तो फिर ब्लैक आयरन स्वॉर्ड तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। यह तलवार पाकर रोनन बहुत खुश हुआ, क्योंकि यही वही तलवार थी जिसका इस्तेमाल उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी किया था। रोनन को तलवार देने के बाद मारिया ने असेल की ओर देखा और उससे पूछा, तुम किस तरह का जादू इस्तेमाल करते हो? असेल ने जवाब दिया, मैं टेलीकिनेसिस जादू का उपयोग करता हूं। यह सुनते ही मारिया चौंक गई। उसने कहा, अगर तुम प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। यह सुनकर असेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारिया को विश्वास हो गया कि अब उसे असेल की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने अपना ध्यान। इसके बाद मारिया ने रोनन से पूछा कि प्रवेश परीक्षा के दिन वह निर्णायकों के सामने कौन सी तकनीक प्रस्तुत करने वाला है। उसने रोनन को बताया कि फिल लियोन अकादमी में प्रवेश पाने के लिए केवल लिखित परीक्षा पास करना ही काफी नहीं है। उम्मीदवारों को व्यावहारिक परीक्षा में भी अपनी किसी प्रभावशाली तकनीक का प्रदर्शन करना पड़ता है, ताकि निर्णायक उनकी क्षमता का आकलन कर सकें। मारिया ने आगे कहा कि अकादमी की लिखित परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन व्यावहारिक परीक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि कोई अभ्यर्थी व्यावहारिक परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर दे तो कम अंक आने के बावजूद भी उसे अकादमी में प्रवेश मिल सकता है। यह सुनकर रोनन ने पूछा, मुझे किस तरह की तकनीक दिखानी होगी? मारिया ने समझाया, ज्यादातर कुलीन परिवारों के छात्र अपनी वंशानुगत गुप्त युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं, जबकि सामान्य मार्शल आर्ट्स के अभ्यर्थी अपनी स्वयं की माना आधारित युद्ध तकनीकें दिखाते हैं। यह सुनकर रोनन हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या मार्शल आर्ट्स सीखने वाले लोग भी माना का उपयोग कर सकते हैं, जबकि वे जादूगर नहीं होते? मारिया उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने कहा, जो भी फिल लियोन अकादमी में प्रवेश लेना चाहता है, उसके लिए अपनी माना को महसूस करना और युद्ध के दौरान उसका उपयोग करना आना अनिवार्य है। मारिया को विश्वास था कि यह बात सभी जानते हैं, लेकिन रोनन उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई अजीब बात कह दी हो। रोनन ने फिर पूछा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोनन जैसा व्यक्ति फिल लियोन अकादमी में प्रवेश लेना चाहता है। रोनन ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, हो सकता है मैं यह पहले से जानता हूं, बस पुष्टि करना चाहता था। इसके बाद मारिया खड़ी हुई और रोनन से बाहर चलने को कहा। वह रोनन की दोनों छोटी तलवारें अपने साथ ले आई। रोनन ने उससे कहा, तलवारें यहीं रहने दो, अगर इन्हें कोई नुकसान हो गया तो?
मारिया मुस्कुराकर बोली, अगर इन्हें जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें उनकी कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी। फिर उसने रोनन से तुरंत उठने को कहा। चलो, मैं तुम्हें कुछ खास प्रशिक्षण देना चाहती हूँ। माना प्रकृति की शक्ति का मूल स्रोत है। यह एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो इस दुनिया के हर कोने में मौजूद है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता। माना का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर मौजूद ऊर्जा को महसूस करना और पहचानना सीखना पड़ता है। इसके बाद उसी ऊर्जा को नियंत्रित करके युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। माना को महसूस करने की इस क्षमता को माना सेंस कहा जाता है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कई तरह के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और खुद को बेहतर तरीके से समझना होता है। आमतौर पर एक साधारण व्यक्ति को माना सेंस विकसित करने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। इसके बाद वह अपनी माना तकनीकों का अभ्यास करता है, उन्हें पूरी तरह निखारता है और फिर फिल लियोन अकादमी में प्रवेश के लिए आवेदन करता है। मारिया ने रोनन से कहा, तुम्हें माना और ऑरा के बीच का अंतर तक नहीं पता। इससे साफ साबित होता है कि तुम अभी फिल लियोन अकादमी में दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं हो। उसने आगे समझाया, ऑरा माना का ही एक उन्नत रूप है। यहां तक कि जो लोग माना के इस्तेमाल में बेहद प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें भी ऑरा हासिल करने के लिए कम से कम 10 साल तक लगातार प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यह सुनकर रोनन को युद्धभूमि के वे योद्धा याद आ गए जो ऑरा का इस्तेमाल कर सकते थे। वे अक्सर अपनी ताकत का घमंड किया करते थे और एक अनोखी शक्ति का उपयोग करते थे। लेकिन रोनन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आखिर में उनमें से ज्यादातर लोग युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद मारिया ने कहा, अब बहुत समझा चुकी। इतना कहकर उसने अपनी तलवारें निकाली और सीधे रोनन पर हमला कर दिया। रोनन ने तुरंत उसका वार रोक लिया। वार रोकते ही वह उसकी ताकत देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मारिया इतनी कुशल योद्धा होगी। 2 तलवारों के साथ उसकी लड़ने की शैली बेहद शानदार थी। रोनन का बराबरी से सामना कर रही थी। हालांकि रोनन यह नहीं देख पा रहा था कि मारिया माना का इस्तेमाल कैसे कर रही है, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी लड़ाई माना की शक्ति पर आधारित थी। दूसरी ओर मारिया भी रोनन से प्रभावित हो चुकी थी। उसका इरादा तो पहले ही वार में रोनन को हरा देने का था, ताकि वह उसे माना की ताकत दिखा सके और वह खुद ही अकादमी की परीक्षा देने का विचार छोड़ दे। वह ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर रोनन बिना माना के अकादमी पहुंचा तो उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, रोनन उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति बिना माना का इस्तेमाल किए भी इतना शक्तिशाली हो सकता है। जब मारिया कुछ पल के लिए अपने विचारों में खो गई, तभी रोनन ने अपनी तलवार से उसे पीछे धकेल दिया। इसके बाद उसने एक घातक युद्ध मुद्रा अपनाई और गंभीर आवाज में कहा, इस हमले से बचने की कोशिश करो। सौभाग्य से मारिया ने उसकी बात मान ली और तुरंत पीछे हट गई। वह समय रहते रोनन के हमले से बच गई। हमले से बचने के बाद मारिया ने कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। रोनन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम भी काफी अच्छी हो। तलवार चलाने में तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है, लेकिन लड़ते समय तुम्हारा संतुलन अभी भी पूरी तरह सही नहीं रहता। अगर तुम अपने संतुलन की इस कमी को सुधार लो तो तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी। इतना कहकर रोनन, यह कहने के बाद रोनन ने अपनी तलवार म्यान में रखी और मुड़कर जुमारी जाने लगा। यह देखकर मारिया गुस्से में बोली, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें अभी मुकाबला जारी रखना होगा। रोनन ने शांत स्वर में जवाब दिया, अपना वादा मत भूलना। तुमने कहा था कि अगर मेरी तलवारों को कोई नुकसान हुआ तो उनकी कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसे दोगी। जैसे ही रोनन ने यह बात कही, मारिया की दोनों तलवारें एक साथ टूट गईं। यह देखकर मारिया पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। असेल ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो। सच कहूं तो मुझे तो पहले से ही उम्मीद नहीं थी कि तुम रोनन को हरा पाओगी। इतना कहकर वह रोनन के साथ वहां से चला गया। मारिया अभी भी सदमे में थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, रोनन इंसान हो ही नहीं सकता। अगले दिन मारिया रोनन और असेल के लिए कुछ किताबें और पढ़ाई की सामग्री लेकर आई। उसने कहा, इन किताबों का सार मैंने खुद तैयार किया है। रोनन ने हैरानी से पूछा, ये सब किस लिए हैं? मारिया उसकी बात सुनकर चौंक गई। उसने कहा, 1 महीने बाद फिर लियोन अकादमी की प्रवेश परीक्षा है। तुम्हें और असेल को उसकी तैयारी करनी होगी। रोनन ने किताबों का ढेर देखकर कहा, यह तो बहुत ज्यादा है। इतना कहकर उसने अपनी तलवार निकाल ली और मजाकिया अंदाज में बोला, कहीं तुम हमें लूटने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मारिया मुस्कुराई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सब इसलिए दे रही हूं क्योंकि अब तुम दोनों मुझे अच्छे लगने लगे हो।
मैं चाहती हूं कि हम तीनों एक साथ फिल लियोन अकादमी में दाखिला लें। फिर उसने कहा, और हाँ, ये सारी किताबें बिल्कुल मुफ्त हैं। जैसे ही रोनन ने मुफ्त सुना, उसने तुरंत अपनी तलवार वापस रख दी। मारिया ने आगे कहा, मैं खुद तुम्हें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन हमारे व्यापारिक दल को अब दूसरी जगह जाना होगा। इसलिए तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करना और खूब मेहनत करना। उम्मीद है कि अकादमी में फिर मुलाकात होगी। रोनन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी चिंता मत करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद मारिया घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। रवाना होने से पहले उसने कहा, परीक्षा वाले दिन मिलते हैं, और हाँ, मेरी किताबें खोना मत। मारिया के जाने के बाद रोनन को महसूस हुआ कि उससे हुई अभ्यास वाली लड़ाई की वजह से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसे एहसास हो गया कि अगर उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना है, तो सबसे पहले उसे अपने कमजोर शरीर को मजबूत करना होगा। उसे यह सोचकर हंसी भी आ रही थी कि एक तरफ उसे अकादमी में दाखिला पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, और दूसरी तरफ उसे पढ़ाई भी करनी है। उसे अपनी यह नई जिंदगी थोड़ी अजीब जरूर लग रही थी, लेकिन उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। घर लौटने के बाद रोनन ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी। उसने भरपूर खाना खाना शुरू किया और लगातार राक्षसों का शिकार करने लगा, ताकि उसका शरीर इस कठोर प्रशिक्षण का आदी हो जाए, उसकी ताकत बढ़े और उसकी सहन शक्ति पहले से कहीं बेहतर हो सके। आखिरकार उसने आखिरकार रोनन ने रात के समय गांव में मौजूद सभी राक्षसों का सफाया कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे इस तरह बैठकर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। रोनन पूरे 1 महीने तक इसी दिनचर्या का पालन करता रहा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, और आखिरकार फिल लियोन अकादमी की प्रवेश परीक्षा का दिन आ पहुंचा। जब असेल ने पहली बार फिल लियोन अकादमी को देखा, तो वह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी विशाल और भव्य इमारत भी हो सकती है। वह अकादमी किसी साधारण विद्यालय की तरह नहीं, बल्कि एक छोटे से शहर जैसी दिखाई दे रही थी। रोनन ने उसे देखते हुए कहा, इतना मत घूरो, तुम बिल्कुल किसी गांव से आए अनजान लड़के जैसे लग रहे हो। असेल माफी मांगने ही वाला था कि तभी उसकी नजर रोनन पर पड़ी। वह हैरानी से बोला, रोनन, सिर्फ 1 महीने में तुम्हारा शरीर इतना मजबूत और गठीला कैसे हो गया? रोनन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बेकार बातों पर ध्यान मत दो, अभी हमारा ध्यान सिर्फ परीक्षा पर होना चाहिए। अकादमी की ओर बढ़ते हुए रोनन को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि आज की परीक्षा में एक और खास व्यक्ति भी हिस्सा लेने वाला है। वह था तलवार संत शालान, जिसे पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज माना जाता था। शालान प्रसिद्ध ग्रेनिया तलवारबाज कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहा था। रोनन को पूरा विश्वास था कि आज उसकी मुलाकात शालान से जरूर होगी, क्योंकि दोनों की उम्र एक ही थी और दोनों इसी वर्ष प्रवेश परीक्षा देने वाले थे। इसी दौरान असेल ने रोनन से पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी ड्रीम बर्ड का वह पंख है? रोनन ने तुरंत वह पंख निकाल लिया। तभी उसे याद आया कि प्रोफेसर वॉन का संस्थान राजधानी में ही स्थित था। जैसे ही उसने पंख हाथ में लिया, उसने देखा कि वह सीधा फिल लियोन अकादमी की एक ऊंची इमारत की ओर इशारा कर रहा है। उधर उसी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर अकादमी के प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर वॉन फोसियर अपने कार्यालय को व्यवस्थित कर रहे थे। वे रोनन का स्वागत करने की तैयारी में लगे हुए थे। उसी समय ड्रीम बर्ड मार्च भी उनके साथ मौजूद था। कुछ देर बाद वॉन ने कमरे में ताजी हवा आने के लिए खिड़की खोल दी, लेकिन जैसे ही खिड़की खुली, सामने रोनन का चेहरा दिखाई दिया। यह देखकर वॉन और मार्च दोनों जोर से चीख पड़े। वॉन ने घबराकर पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? मेरा कार्यालय तो इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। फिर उन्होंने घबराते हुए पूछा, कहीं तुम लोग मार्च के पीछे तो नहीं आए हो? रोनन ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वह नीला पंख निकालकर वॉन को दिखाया। पंख देखते ही वॉन सब कुछ समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि यही वे दोनों लड़के हैं जिन्होंने मार्च को शिकारियों से बचाया था। वॉन ने तुरंत उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, इसीलिए घबरा गया था। रोनन मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, इसमें गलती असेल की है कि उन्होंने खिड़की का इस्तेमाल किया था। असेल यह सुनकर हैरान रह गया। उसने वॉन से कहा, असल में हम खिड़की से इसलिए आए क्योंकि रोनन सीढ़ियां चढ़ने में बहुत थक गया था। उसने मुझसे अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उसे ऊपर पहुंचाने के लिए कहा था। असेल पूरी बात बता ही रहा था कि रोनन ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया ताकि वह सच्चाई न बता सके। फिर रोनन ने बात बदलते हुए कहा, मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आप वॉरलायन होने के साथ साथ फिल लियोन अकादमी के प्रोफेसर भी हैं।
वॉन मुस्कुराते हुए बोले, मुझे भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम दोनों इसी अकादमी में प्रवेश लेने आए हो। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, काश मुझे पहले पता होता। मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिशी पत्र लिख देता, जिससे तुम दोनों बिना परीक्षा दिए ही अकादमी में दाखिला ले सकते थे। रोनन ने सिर हिलाकर कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, हम अपनी मेहनत से प्रवेश लेना चाहते हैं। फिर उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक चीज देखकर मुझे उसके बारे में बताएं। यह कहकर रोनन ने वह अजीब सा अंडा बाहर निकाला जो मार्ज ने दिया था। अंडा देखते ही वॉन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रोनन ने पूछा, आप इतने हैरान क्यों हैं? किसी पक्षी का अंडा देना तो सामान्य बात है। वॉन ने गंभीर स्वर में कहा, ड्रीम बर्ड का अंडा किसी साधारण पक्षी के अंडे जैसा नहीं होता। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि इसमें से आखिर क्या निकलने वाला है। रोनन यह सुनकर चौंक गया। तब वॉन ने समझाया, ड्रीम बर्ड जिस वातावरण में रहता है, वहां की विशेष मना ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है। उसी ऊर्जा के प्रभाव से वह अंडा देता है। अगर यह अंडा लावा से भरी जगह पर दिया गया हो, तो इसमें से एक फीनिक्स निकल सकता है। अगर यह किसी राक्षस के घोंसले में दिया गया हो, तो उससे निकलने वाला जीव उसी राक्षस जैसा दिखाई देगा। कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में तो उससे निकलने वाला जीव पक्षी का रूप भी नहीं लेता। वॉन ने आगे कहा, अगर मैं इस अंडे में मौजूद मना ऊर्जा का गहराई से विश्लेषण करूं, तो शायद अंदाजा लगा सकूं कि इसमें से क्या निकलेगा। लेकिन इस समय मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। यह सुनकर रोनन थोड़ा परेशान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा दिखने वाला अंडा इतना रहस्यमय हो सकता है। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर मार्ज किस जगह गया था, जहां उसने इतना अनोखा अंडा दिया। तभी वॉन ने रोनन से कहा, मैं चाहता हूं कि अब से तुम ही इस अंडे की देखभाल करो। रोनन ने हैरानी से पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? आखिर यह अंडा तो बहुत कीमती होगा। वॉन मुस्कुराए और बोले, एक ड्रीम बर्ड अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार अंडा देता है। मार्ज ने तुम्हारे सामने यह अंडा दिया है। इसका मतलब है कि उसे तुम्हारे अंदर कुछ बहुत खास महसूस हुआ है। कुछ पल सोचने के बाद रोनन ने वॉन का अनुरोध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह भी यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर इस अंडे से किस प्रकार का जीव जन्म लेगा। इसके बाद रोनन और असेल ने वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि उनकी प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली थी। वॉन ने उन्हें रुकने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक नक्शा निकाला और रोनन को देते हुए कहा, यह नक्शा तुम्हें इस अंडे को सेने और इसकी सही देखभाल करने में मदद करेगा। नक्शा लेने के बाद रोनन और असेल परीक्षा देने के लिए निकल पड़े। परीक्षा गैलन कैसल में आयोजित की जा रही थी। मार्शल आर्ट्स के सभी उम्मीदवार एक ही जगह इकट्ठा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक कर्मचारी कमरे से बाहर आया और उसने आवाज लगाई, आवेदक नंबर 112 अंदर आए। रोनन ने देखा कि 112 नंबर के बाद उसकी बारी थी। लंबे समय तक इंतजार करते करते वह पहले ही ऊब चुका था। उसी समय उसने अपने पास बैठी मारिया से पूछा, तुमने यह कपड़े क्यों पहने हैं? मारिया ने जवाब दिया, फिल लियोन अकादमी में ज्यादातर रईस परिवारों के लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं अच्छी दिखूं, ताकि भविष्य में वे मेरे ग्राहक बन सकें। इसी बीच आवेदक नंबर 112 परीक्षा देकर कमरे से बाहर आया। फिर कर्मचारी ने आवाज लगाई, आवेदक नंबर 113 रोनन। मारिया ने रोनन से कहा, घबराना मत, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। रोनन मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। जैसे ही रोनन परीक्षा कक्ष के अंदर पहुंचा, वहां मौजूद प्रोफेसरों की आभा देखकर वह चौंक गया। हर प्रोफेसर असाधारण था, लेकिन सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बीच में बैठे एक बुजुर्ग थे। वे अकादमी के प्रधानाचार्य और एक महान आर्चमेज थे। उनका नाम क्रावा क्रेयर था। रोनन की नजर फिर तलवारबाजी की प्रशिक्षक पर गई। उनका नाम नेवी रोज था और उन्हें ग्रैंड स्वॉर्ड सेंट के नाम से जाना जाता था। अपना परिचय देने के बाद रोनन को एक जादुई तरीके से बनाए गए प्रशिक्षण पुतले से लड़ने के लिए कहा गया। प्रोफेसरों ने उससे पूछा, तुम हमें कौन सी तकनीक दिखाने वाले हो? रोनन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ एक तेज वार करूंगा। यह सुनते ही सभी प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रोनन बिना मना का इस्तेमाल किए केवल एक साधारण तेज वार से परीक्षा देना चाहता है। उन्हें लगा कि रोनन पूरी तरह मूर्ख है। जिस पुतले से उसे लड़ना था, उसकी रक्षा क्षमता इतनी अधिक थी कि वह औरा का उपयोग करने वाले योद्धा के हमले भी सह सकता था। इतना ही नहीं, उसमें खुद को बहुत तेजी से पुनर्जीवित करने की क्षमता भी थी। प्रोफेसरों का मानना था कि रोनन का इस तरह परीक्षा देना बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि शालान जैसा प्रतिभाशाली तलवारबाज भी उस पुतले पर केवल हल्की सी खरोंच ही लगा पाया था। क्रावा को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर उनके सामने ही रोनन के साथ इतना रूखा व्यवहार कर रहे थे।
उन्होंने फिलहाल उनकी बातों को नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर रोनन पर पड़ी, वे हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में किसी के अंदर इतना जबरदस्त जोश और क्षमता हो सकती है। अगले ही पल रोनन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। तलवार निकलते ही उसने एक ही वार में उस जादुई पुतले पर हमला कर दिया। यह दृश्य देखकर नेवी रोज भी चौंक गई। वार करने के तुरंत बाद रोनन ने अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। दूसरी ओर बाकी प्रोफेसर रोनन पर हंसने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उन्हें दिखाने के लिए सिर्फ एक साधारण वार किया। उनमें से एक प्रोफेसर ने क्रावा से पूछा, आप रोनन को कितने अंक देना चाहेंगे? लेकिन क्रावा उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। वे अभी भी रोनन के उस एक वार को देखकर गहरे आश्चर्य में डूबे हुए थे। इसी बीच नेवी रोज ने अपनी तलवार निकाली और सीधे रोनन पर हमला कर दिया। उन्होंने रोनन से पूछा, तुमने ऐसी तलवारबाजी आखिर कहाँ सीखी है? तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अब कहानी का असली रोमांच शुरू होने वाला है। क्या रोनन फिल लियोन अकादमी की परीक्षा पास कर पाएगा? आखिर उसके एक ही वार को देखकर सभी प्रोफेसर इतने हैरान क्यों रह गए? और नेवी रोज उसके पीछे क्यों पड़ गई? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 4 में, जो जल्द ही आने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले सभी पार्ट सबसे पहले आप तक पहुँचें।